नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत एक वृक्ष की हत्या। इसके रचनाकार हैं कुंवर नारायण। हम रचना पर चलेंगे, इसके पहले कुंवर नारायण के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं, जिनकी रचना हमें पढ़नी है। आइए देखते हैं एक वृक्ष की हत्या के कवि का संक्षिप्त परिचय। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुंवर नारायण नई कविता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे और तीसरा शतक में शामिल थे। कविता, कहानी और आलोचनात्मक लेखन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था इन्होंने। प्रमुख रूप से नगर संवेदना के कवि थे। यांत्रिकता से हुई रिक्तता में मनुष्यता और सजीवता की उपस्थिति से संभावनाओं की अभिव्यक्ति करने वाले कवि के रूप में ये बहुत चर्चित हुए थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आत्मजयी, परिवेश हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, वाजश्रवा के बहाने। कुंवर नारायण को साहित्य सृजन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण आदि पुरस्कार उन्हें मिले थे और ऐसे कवि का निधन 15 नवंबर 2017 को हो गया था। बच्चों, जैसा कि हमने अभी इनके परिचय के दौरान देखा कि कुंवर नारायण एक ऐसे कवि हैं जो आज के समय में यंत्रों के बढ़ते प्रचलन से जो सजीव और मनुष्यता का ह्रास हो रहा है, उन ह्रास में संभावनाओं की तलाश करने वाले कवि कुंवर नारायण हैं। इन्होंने पाठ एक वृक्ष की हत्या कविता के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनष्ट हो जाने की चिंता को अभिव्यक्त किया है। और केवल उन्होंने चिंता ही व्यक्त नहीं की है, बल्कि संभावनाओं को भी यहाँ तलाशा है। हम कविता को देखते हैं और हम देखेंगे कि किस प्रकार आज के समय में जो यांत्रिकता मुझ पर हावी है, वह भी हमें कविता में दृष्टिगत होंगे और उन परिस्थिति में हमारी क्या संभावनाएं हो सकती है जिससे हमारी मनुष्यता बची रहे, हम सजीव हैं, यह प्रमाणित होता रहे। कविता को देखते हैं। अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोदार, खुरदरा तना, मैला कुचैला। बच्चों, कवि बाहर से लौटा है अपने घर और वह जब घर लौटता है और घर पर जब उसकी दृष्टि जाती है तो वह एक खालीपन को महसूस करता है। वह खालीपन यह था कि उसके घर के सामने जो वृक्ष था वह अब नहीं है, वह समाप्त हो, किसी ने उसको काट दिया है और दरवाज़ा सामने रिक्त पड़ा हुआ है, खुला हुआ है। उसकी स्मृति पीछे की ओर लौटती है कवि की और वह कहता है कि वह जो वृक्ष था वह दरवाजे के सामने
चौकीदार की तरह खड़ा था। चौकीदार का क्या काम होता है बच्चों? पहरेदारी करना, सुरक्षा करना। वह सुरक्षा करने का काम घर के सामने खड़े वृक्ष कर रहा था, जो अब नहीं है। वह पुराना था, उसके तने जो थे वो झुर्रीदार हो चुके थे। बावजूद वह अपने स्थान पर अडिग होकर के अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा था। इसका मलाल कवि को है कि जो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा था, जो अपनी ड्यूटी पर तैनात था, उसे लोगों ने उसकी अनुपस्थिति में हटा दिया है। उसके हट जाने से उसे लगता है कि उसके खुद के जीवन में कुछ रिक्तता आ गई है। हम कविता की इन्हीं पंक्तियों को फिर से देखते हैं। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वह जो वृक्ष था वह उसका शरीर झुर्रीदार और खुरदार नहीं था, बल्कि उसमें एक सख्त जान थी जिसके बल पर वह खड़ा था वहाँ पर, और वह हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात मिलता था। यह कमी कवि को अखर रहा है और उसकी यादें उसे सताने लग गई है। कविता की अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खर बलबूता। बच्चों, वह जो वृक्ष था जिसके बारे में कवि स्मरण कर रहा है, जो इस बार जब वह घर लौटा है तो उसे सामने दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी एक डाली सूखी हुई थी, और वह डाली जो पत्तों से विहीन थी और बिल्कुल सूख चुकी थी, वह किसी राइफल की तरह लग रही थी, जिसको वह चौकीदार जो है लेकर के खड़ा था। और इतना ही नहीं, उस वृक्ष में जो फूल लगते थे और उसके पत्ते घने होते थे, वह फूल और पत्तियां दोनों मिलकर के उस चौकीदार की पगड़ी बनती थी। वह पगड़ी के सदृश वह लग रही थी वहाँ पर। तो जो वह वृक्ष था वह चौकीदार था, और उसके हाथ में राइफल थी और उसके माथे पर पगड़ी भी थी। पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खर बलबूता। पाँव में, बच्चों, वृक्ष का पाँव कहाँ होता है? उसकी जड़ होती है, और जो पुराने वृक्ष होते हैं उसकी जड़ें जमीन के अंदर होने के बावजूद बाहर भी निकल कर के उभर आता है। तो इस तरह से उसकी जड़ें बाहर की ओर निकली हुई थी कि लग रहा था कि वह उसके पाँव के जूते हैं। जो चरमराता जरूर था आंधियों के आने पर। वृक्ष के तने जो हैं वह कब चरमराते हैं? आंधियों के आने पर। पुराना था इसलिए वह चरमराता था, बावजूद वह अक्खर था, यानी कठिन परिस्थितियों से भी वह जूझने वाला था। वह वृक्ष हमेशा आंधी और तूफानों को झेलता रहता था। अक्खर बलबूता, कठिन परिस्थितियों में भी सामना करने वाला और शक्तिमान और सामर्थ्यवान, इतना वह वृक्ष अपने आप में महत्वपूर्ण था। वह इतनी उसके अंदर शक्ति थी। वह केवल देखने में ही चौकीदार नहीं था, बल्कि अपनी ड्यूटी करने में भी चौकीदार की तरह था। बच्चों, कवि ने यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया है। मानवीकरण के संबंध में हम लोग जानते हैं कि जब हम मनुष्य जैसा आचरण दिखाते हैं किसी का, तो वह
प्रकृति का मानवीकरण हुआ। वृक्ष को मानव की तरह देखना, यहाँ पर कवि वृक्ष को चौकीदार की तरह देखता है। चौकीदार जो हमारे जीवन में या हमारे समाज का एक व्यक्ति होता है, जो समाज की सुरक्षा के लिए हमेशा कार्य करता है, उस रूप में कवि ने यहाँ वृक्ष को स्थापित किया है। यही प्रकृति का मानवीकरण है। बच्चों, मानवीकरण करना मनुष्य का स्वभाव रहा है। यह कविता कहीं से अस्वाभाविक नहीं है, बल्कि मनुष्य के गुणों के अनुसार है। हम आप सभी मानवीकरण करते ही हैं, यानी अपने जैसा ही दूसरे को देखते हैं। अगर हम किसी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्या करते हैं उसमें? हम उनको स्नान कराते हैं, भोजन कराते हैं, कपड़े पहनाते हैं और उनको अपनी स्तुति को सुनाते हैं। जहाँ देव विग्रहों के पूजन की परंपरा नहीं है, वहाँ भी हम जो भी स्तुति करते हैं या इबादत करते हैं या प्रार्थना करते हैं, उसमें भी क्या है कि वह जो कोई अज्ञात शक्ति है, जो परमपिता है, जो परमेश्वर है, उसको हम कुछ सुनाते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं जो है, यह मानवीकरण करने का स्वभाव है। यह हमारे अंदर का स्वभाव है, जो कि हमको बाहर निकल करके आता है। कवि अपने उसी स्वभाव के कारण यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया है और उस वृक्ष को चौकीदार के रूप में देख रखा है। यहाँ पर केवल वृक्ष को चौकीदार के रूप में ही उपस्थापित नहीं किया गया है, बल्कि समाज का वह व्यक्ति चौकीदार जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, उसको भी दिखलाने का प्रयास किया है। यहाँ पर उसे भी कविता में सहज ढंग से दिखाया है। हम कविता की अगली पंक्ति को देखते हैं। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। कवि ने यहाँ पर चौकीदार जो अक्षर है, कठिन परिस्थितियों से जूझने वाला है, शक्ति और सामर्थ्य रखने वाला है, वह कहाँ कहाँ उसका उपयोग करता है, कहाँ कहाँ वह परिस्थितियों से जूझता है। धूप में, सर्दियों में, बारिशों में वह अपनी अक्षरता को दिखाता है। यानी ऋतुओं की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह अपने को सहज रखे हुए रहता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, पहरेदारी करता है। और चौकीदार की तरह वह केवल दिखता ही नहीं, बल्कि चौकीदार के जो कार्य होते हैं, जो कठिन श्रम होते हैं, उसको भी वह करता है। और वह पेड़ जो उसके घर के सामने था, जो इस रूप में वह घर की शोभा था, घर का वह चौकीदार था, वह आज नहीं है। कवि को बहुत ही निराशा हाथ लग रही है, वह स्मरण करता है। हम कविता की अगली पंक्ति को देखते हैं। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। कभी जब भी अपने घर लौटता था, तो यह जो वृक्ष उसके घर के सामने चौकीदार की तरह खड़ा था, राइफल और पगड़ी बांधे हुए, खाकी वर्दी में, चरमराता जूता पहने हुए, वह केवल खड़ा ही नहीं था, वह बोलता भी था। जब कभी घर लौटता था तो वह दूर से ही टोकता था कि कौन है, कौन आ रहा है। कौन शब्द का यहाँ पर कवि ने प्रयोग किया है, कौन करके वह प्रश्न चिन्ह पूछता था, यानी परिचय जानना चाहता था। तो
कवि उसका जो जवाब देता था उसमें वह कहता था कि दोस्त, यानी वह उसके दोस्त हैं जिसने उस वृक्ष की रक्षा की है। यहाँ दोस्त कह कर के वृक्ष को अपना दोस्त बतला करके कवि ने यह संदेश देने का कार्य किया है कि पर्यावरण में जितने भी वृक्ष हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वह मनुष्य के दोस्त हैं। हमें एक दोस्त की भांति उसकी रक्षा करनी चाहिए थी। और कवि केवल उस वृक्ष को अपना परिचय दोस्त के रूप में ही नहीं बताता था, बल्कि वह पल भर के लिए उसके ठंडी छाँव में रुक जाता था, बैठ जाता था और ठंडी छाँव उसे ऊर्जाओं से भर दिया करता था। इन पंक्तियों के माध्यम से पर्यावरण में वृक्ष किस प्रकार मनुष्य के जीवन में शामिल होता है और मनुष्य के जीवन में ऊर्जा भरने का काम करता है, कवि इसको बतलाया है, जिसका उपयोग वह पहले कर चुका है। लेकिन मनुष्य जो अभी यांत्रिक हो चुका है, यंत्र का गुलाम हो चुका है, उसमें वह इन सुख सुविधाओं को नहीं देख रहा है। वृक्षों के काटे जाने का क्या प्रतिकूल प्रभाव जीवन पर पड़ेगा, इसके प्रति वह सचेष्ट नहीं है। वह धड़ाधड़ वृक्ष को काट रहा है और उसी जल्दीबाजी का शिकार उसका वृक्ष भी हुआ है। और कवि यहाँ पर उसकी क्या उपयोगिता है उसको बतलाने का प्रयास किया है। हम आगे चलते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादीरों से। कवि जो वृक्ष का दोस्त था, उसको पहले से ही अंदेशा हो गया था कि कहीं न कहीं एक जानी दुश्मन है जो उसके ऊपर लगा हुआ है। जानी दुश्मन से यहाँ तात्पर्य कवि का था कि वह जो मनुष्य यंत्रवत हो रहा है या यंत्रों का गुलाम हो रहा है, जिसमें पर्यावरण को बिल्कुल उसकी उपेक्षा की जा रही है और अपने ढंग से लोग आगे बढ़ने की होड़ में लग गया है, वो जानी दुश्मन था, जिसका अंदेशा उसे था कि कहीं वह उसका शिकार ना हो जाए, और उसका वृक्ष उसका शिकार हो गया है। तो कवि कहता है कि जो वृक्ष हमारे दोस्त की भांति हैं, वह हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए कि घर को बचाना है लुटेरों से, हमें अपने घर को लुटेरों से बचा लेना है। शहर को बचाना है नादीरों से, जितने भी शहर हैं उनको नादीरों से बचाना है। नादीरों से मतलब है, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि नादिर शाह नामक एक लुटेरा हुआ करता था जो आक्रमण करके शहरों को लूटा करता था। तो वैसे लुटेरों से हमें शहर को बचाना है। केवल घर और शहर को ही नहीं बचाना है, देश को बचाना है, देश के दुश्मनों से बचाना है, नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। बच्चों, यहाँ पर कवि राष्ट्र की चिंता कर रहा है कि अगर जिस प्रकार हम लोग अंधाधुंध वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, उससे हमारा देश भी संकट में हो सकता है, इसलिए हमें देश के दुश्मन से देश को बचाना है। इतना ही नहीं, नदियों को भी बचाना है नाला हो जाने से। इस प्रकार कवि यहाँ पर जल प्रदूषण की चिंता व्यक्त कर रहा है कि जल हम इतना प्रदूषित करते जा रहे हैं कि जो आज नदियाँ हैं, जो सुस्वादु जल हमें पीने को दे रहा है, जिसके जल को पी करके हम सब तृप्त हो रहे हैं, वह कहीं नाला में न तब्दील हो जाए। नाला को भी आपने देखा है, नाला क्या होता है, गंदे पानी बहने की जगह होती है। तो जो नदियाँ स्वच्छ जलधारा को निश्चरित करती है, कलकल छलछल करती है नदी में स्वच्छ जल राशि, वह गंदे जल राशि में तब्दील न हो जाए। इस प्रकार कवि यहाँ पर
जल प्रदूषण की चिंता को व्यक्त किया है और कहा है कि उसको हमें बचा लेना है नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से। वायु प्रदूषण की चिंता व्यक्त करता है कि हवा में जो हवा हमें स्वच्छ हवा मंद मंद समीर हमारे शरीर से स्पर्श करके हमें आह्लादित कर देता है, हमारे रोम रोम को पुलकित कर देता है, वह हवा कहीं धुआं में न बदल जाए जिसमें हमारा दम घुटने लगे, खाने को जहर हो जाने से। यानी स्थल प्रदूषण को यहाँ पर बताया है कवि ने कि हम स्थल प्रदूषण भी करते जा रहे हैं, बहुत तरह के प्रदूषण कर रहे हैं और उसका प्रभाव क्या हमारे जीवन पर पड़ रहा है कि जो खाद्य पदार्थ हैं जिसको हम खा करके अपने जीवन का पोषण करते हैं, जिसके पोषण से हमारे शरीर का रक्षण होता है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है, वह खाना भी अब जहर हो गया है। खाद्य पदार्थ दूषित हो गए हैं। यह स्थल प्रदूषण की यहाँ पर चिंता है। कवि कहता है कि हमें उसको भी बचा लेना है, ऐसा संकल्प किया है। ये सभी जो बातें कवि ने यहाँ पर की है वह इसलिए की है कि हमारी मनुष्यता बची रहे। वह कहता है कि हमें जंगल को भी बचाना है मरुस्थल हो जाने से। जो जंगल आज हरा भरा है, जो प्रकृति का हमें उपहार है, जो जंगल हमें बहुत प्रकार से मदद करता है, मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि अन्य सजीवों के लिए भी लाभकारी है, गुणकारी है, वह जंगल समाप्त होकर के मरुस्थल में न तब्दील हो जाए, इसकी भी वह चिंता करता है कि हमको उसको बचाना है। हमको बचाना है मनुष्यता को, कि मनुष्य जो है, जो विवेकशील प्राणी है, चिंतनशील प्राणी है, जो सर्जना कर सकता है, वह जंगल न हो जाए, कूड़ा कचरा न हो जाए। कवि इसको बचाना चाहता है। इस प्रकार कवि ने एक वृक्ष की जो अभी अभी कटाई हुई है उसके बहाने पर्यावरण, मनुष्यता और विनष्ट हो रही सभ्यता, संस्कृति तो हमारी प्रभावित होती ही है, उसकी व्यथा को वह उकेरा है और एक संकल्प दिलाना चाहता है, एक जागरण का गीत गाता है कि हमें इन सभी को बचा लेना है। कवि का यहाँ पर सकारात्मक पक्ष भी देखने को मिलता है। यानी अगर हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आती है, समस्याएं आती है, तो हम केवल उस समस्याओं का रोना ही न रोएं बल्कि उसमें संभावनाओं को तलाशें, वहाँ भी सकारात्मक हो, हमारे अंदर केवल नकारात्मकता नहीं रहे। कविता की अभी हम व्याख्या को देख रहे थे, अब हम देखते हैं कि इस कविता का क्या सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य। बच्चों, आपको पहले ही मैंने बताया है कि इस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। प्रकृति मानव के रूप में, एक चौकीदार के रूप में वृक्ष को यहाँ पर कवि ने उपस्थापित किया है। इस प्रकार कविता का यह अपना सौंदर्य है कि वह इसमें मानवीकरण किया गया है और मानवीय संवेदना और जिजीविषा को दिखाया गया है। कविता में मानवीय संवेदना ये है कि एक वृक्ष की हत्या हो जाने के बाद, एक वृक्ष को काट देने के बाद किस प्रकार उसकी संवेदनाएं प्रभावित होती है और किस प्रकार उसकी स्मृतियां घुड़दौड़ करने लगती है और वह बहुत ही चिंताग्रस्त हो जाता है। उसको देख कर के यह मानवीय संवेदनाएं यहाँ प्रकट हुई है। और आगे जो कवि कहा है कि हमें बचाना है हवा को, पानी को, खाना को, जंगल को और आदमी को, यह जिजीविषा है, उसकी जीने की इच्छा है कि चाहे विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, सभ्यता हमारी बनी रहेगी, हमारी संस्कृति बनी रहेगी, मनुष्यता जीवित रहेगी। पूरी कविता में हम एक देखते हैं, जब कविता को हम पढ़ते हैं तो क्या होती है, इसकी भाषा सहज और सरल दिख रही है। इसमें एकदम बिल्कुल कहीं कुछ समझने में बहुत सारा दिक्कत नहीं हुआ है। अगली पंक्ति है इसका सौंदर्य कि इसमें उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर उसने क्या किया है, उपमा दिया है
और चौकीदार के रूप में उसको देखा है। ये अलंकार को इसमें देखने को मिलता है। हालांकि ये जो कविता है ये मुक्त छंद की कविताएं हैं, लेकिन इस कविता में एक प्रवाह है ना, इसको पढ़ने से कहीं पर हमें रुकावट पैदा नहीं होती, हम पढ़ते हुए जाते हैं। और उसके बावजूद भी कवि ने उपमा और रूपक जैसे अलंकार का प्रयोग किया है। यह काव्य की बहुत बड़ी विशेषता है। इस प्रकार बच्चों, हमने देखा कि एक वृक्ष की हत्या के बहाने कवि मानवीय संवेदना और जिजीविषा को चित्रात्मक शैली में प्रकट किया है, चित्रों को बताया है बहुत ही सहज ढंग से, सरल ढंग से। बच्चों, आप घर पर इस पाठ का अभ्यास करेंगे और आपके दोहराने के लिए हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को इस पाठ से संबंधित। प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? नाला हो जाने से, धुआं हो जाने से, जहर हो जाने से, जंगल हो जाने से। हमने पढ़ा है कि मनुष्य को बचाना है जंगल हो जाने से, तो इसका उत्तर होगा 4, जंगल हो जाने से। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? कविता का केंद्र बिंदु क्या है जिसकी रक्षा कवि करना चाहता है? वृक्ष की रक्षा, मानवता की रक्षा, पृथ्वी की रक्षा, वायुमंडल की रक्षा। इसका उत्तर होगा बच्चों 2, मानवता की रक्षा। यानी मानवता की रक्षा जब हो जाएगा, मनुष्य में जब मनुष्यता आ जाएगी, तो स्वतः ही वृक्ष, पृथ्वी और वायुमंडल की रक्षा होने लगेगी। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? तो बच्चों, आपको मैंने कविता में पढ़ाया है कि जब वह वृक्ष जो चौकीदार है वह दूर से ही पूछता था जे कौन है, तो कवि का क्या परिचय होता, वह कहता था दोस्त। यानी इसमें जो संबंध है वह मित्रता का संबंध है। दोस्त का पर्यायवाची शब्द होता है मित्रता, तो मित्रता का यहाँ पर संबंध है। अगला प्रश्न को देखते हैं। एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? मौत से, पेड़ पौधों से, पर्यावरण से, इनमें से कोई नहीं। यह हत्या किसकी जुड़ी हुई है? उत्तर को देखते हैं। इसका उत्तर होगा पर्यावरण से। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण को इसमें दिखाया गया है। हवा, जल, वायु, मनुष्यता, स्थल, खाद्य सामग्रियाँ, ये सब पर्यावरण के जितने भी उपकरण हैं उसके जो हत्या हम कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई कविताएं हैं और उसके प्रति कवि ने सचेष्ट किया है। यानी इसका उत्तर पर्यावरण से होगा। अगला प्रश्न है, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? मनुष्य सभ्य है, मनुष्य सुसंस्कृत है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। इसका उत्तर होगा 4, मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस कविता को देखा और हमने जाना कि आज का जो मनुष्य जो असभ्य होते जा रहा है, अपसंस्कृति की ओर दौड़ रहा है, यंत्रों का गुलाम हो रहा है, वह हमें नहीं होना है। आप नई पीढ़ी हैं, आप देश के कर्णधार हैं, आप सभ्य होइए, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाइए, तभी हमारी जिंदगी बचेगी। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।